यूट्यूब चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर इस पर केंद्र सरकार थोड़ा सा परिवर्तन अगर कर देती है तो यह पुरानी पेंशन योजना के जैसा इसे कहा जा सकता है। आखिर क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कौन से ऐसे परिवर्तन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने को मिल रहा है, जो 1 अप्रैल 2025 के प्रभावी होने से पहले केंद्र सरकार उस पर कुछ गाइडलाइन को जारी करे ताकि आने वाले समय में NPS से मूव UPS की ओर लोग कर सके, चाहे वो केंद्र कर्मचारी हैं। अगर राज्य इसे लागू करती है तो राज्य कर्मचारी, अगर क्योंकि NPS और NPS की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य को मिलाकर करोड़ों की संख्या में एम्प्लॉय हो जाते हैं। यहाँ पे आज जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि जब आपका रिटायरमेंट की जो राशि है UPS में वो लमसम अमाउंट है, तो वो लमसम अमाउंट 1/10वां हिस्सा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा इस हिमाचल प्रदेश ने जो OPS लागू किया था किस तरीके से लागू किया था। अगर ऐसे लागू अगर केंद्र करती है तो राज्य के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगा। कर्मचारी आसानी से NPS से UPS की ओर मूव कर सकते हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस NPS UPS के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। अगर यहाँ पे सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम बात करें कि 3-4 ऐसे पॉइंट है UPS में जिसको परिवर्तन की मांग काफ़ी पुरजोर तरीके से उठ रहा है। पहला है कि जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट की जो सर्विस लेंथ निर्धारित की गई है उसे कम करके 20 वर्ष किया जाए। अब रह गई बात कि अगर 20 वर्ष कर भी देते हैं लेकिन आपने जो पेंशन की जो शुरुआत कर रहे हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट VRS के बाद वह 60 वर्ष में शुरू करें, तो इसमें एक सुधार का एक बहुत जल्द जरूरी है। दूसरा यहाँ पे प्रमुख मुद्दा क्या है कि जो आप एश्योर्ड पेंशन दे रहे हैं 50%, उसमें 25 साल और 12 महीनों का जो औसत निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी परिवर्तन की जरूरत है। 12 महीने की जगह अंतिम महीने का। और रह गई बात जो 25 वर्ष की सर्विस है उसे भी 5 वर्ष कम अगर कर देती है केंद्र सरकार, तो एकदम बिल्कुल ये हम लोग OPS की राह पर इसे समझा जाएगा कि आगे बढ़ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण जो लमसम अमाउंट है कि लमसम अमाउंट जो आपने NPS में 10% बेसिक और DA का जो आपने कटवाया और सरकार ने 14% जो वहाँ पे अंशदान दिया, 24% की राशि है। अब यहाँ पे ये 24% की राशि जो आपके रिटायरमेंट सुपरएनुएशन के समय जो मिलने से वंचित हो जा रहे हैं, इस पर कैसे सुधार की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का OPS पैटर्न को इसलिए यहाँ पे हमने लाया है क्योंकि यहाँ पे देखना है कि कितनी आसानी से 2 लाइन जो लिखा गया है या उन कर्मचारियों के लिए जो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में थे, उन लोगों के लिए कितना आसान कर दिया था ये पैसा जो उन्होंने NPS में 10% कटवाया था अपने वेतन से और 14% सरकार दिया था। इस बात को हम इसलिए गंभीरता से उठा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर सेम पैटर्न अपनाया जाता है तो आने वाले समय में अगर राज्य सरकार इसे अपनाती है इस UPS को या OPS को, तो जो NPS का जो पैसा है तो वह अपने कर्मचारियों के पैसे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप रिटायरमेंट की राशि भी एक तरीके का समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो बातें मेंशन किए गए थे कि 2023 में जो 15/5/2003 से लेकर 31/3/2023 तक जिन लोगों ने कंटिन्यू NPS में रहे थे और NPS में कंट्रीब्यूशन दिए थे, तो उन लोगों के लिए जो नेशनल पेंशन स्कीम में जो बातें मेंशन किया गया था वह बातें यहाँ पे कहता है कि सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विस 1972 के तहत उन्हें कैसे पेंशनरी बेनिफिट दिया जाए। यहाँ पे एक बात को ज़रा और समझिएगा क्योंकि NPS में बहुत सारे ऐसे चीज़ें को ला दिए गए हैं कि OPS कि काफ़ी वो करीब पहुंच चुका है। अगर डिसेबिलिटी की बात करें, अगर सर्विस पीरियड में अगर डेथ की बात करें, तो उन सभी जगहों पर लोगों को छूट दिया गया है कि आप या तो NPS में रहें, अगर आप OPS में भी जाते हैं तो आपको OPS में जाने की सुविधा मिल सकती है। किस कंडीशन में? डिसेबिलिटी और डेथ के कंडीशन में। अब रह गया बात कि जो एक कर्मचारियों का जो बड़ा समूह है, तो उन लोगों के लिए NPS को अभी बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पे जब NPS के ही पार्ट में से जब लोगों को OPS के जैसा सुविधा दिया जा सकता है, तो फिर उन 23 लाख एम्प्लॉई को और राज्यों को अगर मिला दे तो लगभग 90 लाख के आसपास में जो एम्प्लॉई हैं, तो उनको क्यों ना एक बार केंद्र सरकार इस तरीके की ऑप्ट करने की
उनको चुनने की आज़ादी दे देती है कि वह या तो एनपीएस में रहें या ओपीएस में रहें या यूपीएस में रहें। क्योंकि यहाँ पे जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 है, उसमें 2021 के अमेंडमेंट जो था वह एनपीएस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया था। अब यहाँ पे देखिए कि जो बातें मेंशन किया गया है कि जो आपकी 10% की जो राशि कटौती होती है और 14% जो इस पर सरकार देती है, उसे कैसे कंट्रीब्यूट करके ओपीएस को ला रही है। तो यहाँ पे देखिए इस बात को मेंशन किया गया है कि जो भी एनपीएस में अगर रिटायर्ड कर्मचारी हैं या एनपीएस से ओपीएस की ओर जो जाना चाह रहे हैं, तो एनपीएस के रिटायर्ड कर्मचारी या ओपीएस की ओर जो जाना चाह रहे हैं वे क्या करेंगे। यहाँ पे लिखता है कि उनके पास जो बेनिफिट्स अंडर रूल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव डेट 1/4/2023 के संदर्भ में जो भी डिपॉजिट अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में हुआ है, चाहे 10% आपका हो और 14% सरकार का हो, और जो भी इस पर ब्याज मिला है वह ब्याज को जो एक कॉर्पस के नाम से एनपीएस में जाना जाता है, इसमें कहा गया कि अगर आप एनपीएस से ओपीएस की ओर जा रहे हैं तब आपको ये 14% की राशि ब्याज सहित छोड़ना पड़ेगा। ये हिमाचल गवर्नमेंट ने ये एक लेटर के माध्यम से, गजट के माध्यम से इस बात को कहा था कि 14% और ब्याज को आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी आपका जो भी 2003 से लेकर 2023 के बीच में जो भी 10% की राशि आपकी वेतन से कटी है वही आपको वापस किया जाएगा, और वह विदाउट इंटरेस्ट, यानी उस 10% की राशि पर विगत 20 साल 3 से लेकर 2023 तक पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका मूलधन है, वही आप वापस लीजिए, लेकिन हम आपको ओपीएस की सुविधा दे रहे हैं। यहाँ पे जो 10 वर्ष से कम उम्र, यहाँ इस जिन लोगों ने भी किया था उन लोगों को भी ओपीएस सरकार जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने दिया था। एक बात को यहाँ पे और देखिए, जिस बात पे अभी हमने चर्चा किया, यही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यह भी बातें मेंशन किए गए हैं कि अगर आप एनपीएस से ओपीएस में जाते हैं, जैसे बहुत ऐसे एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस से ओपीएस की ओर गए हैं, जो अलग अलग सरकार के नियमों के आधार पर, चाहे वो विज्ञापन के आधार पर हो या उनके रिक्ति के आधार पर हो या डिसेबिलिटी के आधार पर हो या सर्विस डेथ के आधार पर हो, तो जो लोग एनपीएस से ओपीएस की ओर गए थे उन लोगों के लिए भी यही रूल आया था कि आपका जो 14% की राशि से जो भी आपका कॉर्पस बना हुआ है वह 14% की राशि का अमाउंट जितना आपका सर्विस है और प्लस जो इंटरेस्ट है वह आपको छोड़ देना पड़ेगा, और आपका 10% लेकर आपको संतोष करना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल एनपीएस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये रूल लागू हो चुका था। तो उसी का अवलोकन 2021 में ये आया था, उसी का अवलोकन हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। तो फिर क्यों ना जो यूपीएस में जो एक लमसम अमाउंट को लेकर जो इतना ज़्यादा जो कंट्राडिक्शन जो बना हुआ है, लमसम अमाउंट को लेकर जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, सुपर एनुएशन लमसम अमाउंट को लेकर जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सभी में लमसम अमाउंट को लेकर जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका ये बेंचमार्क कॉर्पस, आपका ये जो कॉर्पस की जो बात बार बार की जा रही है, तो इस क्यों ना 10% की राशि जो एम्प्लॉय का है उसे वापस कर दिया जाए, और सरकार का जो सरकारी अंशदान है अपना ब्याज सहित वो रख ले, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दे ताकि यूपीएस जो है वह बिल्कुल ओपीएस का इमेज दिखने लगे, ओपीएस का प्रतिबिंब यूपीएस में दिखने लगे। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों में अनसेटिस्फेक्शन है, तो सरकार को इस विषय पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आगे फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।